सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय लिया गया है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के अंतर्गत आज सीखेंगे समीकरण क्या होता है और समीकरण के कितने प्रकार जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। खासकर बात होगी आज हाई स्कूल में यानी 10th क्लास में यूपी बोर्ड में जो साइंस का चैप्टर है फर्स्ट, उसी को आज स्टडी करेंगे और उसमें संबंधित जो भी प्रश्न होंगे इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से उस पर चर्चा करेंगे। तो पहले आज का जो टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो पहले तो हमको ये समझना है कि समीकरण क्या है। देखिए एक एग्जाम्पल लिया जाए, अगर Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2, मान लीजिए ये लिखा हुआ है। अब इस लिखे हुए को समझना है ये है क्या। तो पहली बात तो ये है कि इसमें दो अभिकारक यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, ये बायां पक्ष ये क्या कहलाएगा, ये अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको अभिकारक कहते हैं। और जब रासायनिक अभिक्रिया पूरी हो जाती है और उसके बाद जो बनता है उत्पाद, जैसे ये, इसको क्या कहेंगे, उत्पाद। अब यहाँ एक बात बहुत समझने की है कि वही जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनको अभिकारक कह रहे हैं, और जो अभिक्रिया संपन्न होने के बाद जो बन रहा है, जो हमको मिला है, वो क्या है, उत्पाद। ये हो गया भाई आपका दायां पक्ष किसका, समीकरण का। यहाँ पर Zn और H2SO4 ये दोनों क्रिया कर रहे हैं और इसके बाद बन रहा है ZnSO4, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो ये रहा उत्पाद। रासायनिक समीकरण इस तरह से लिखा जाता है, इसके बीच में ये तीर लगाते हैं। तो जो अभिकारक हैं वो बाएं पक्ष और जो उत्पाद हैं वो दाहिनी ओर लिखते हैं, इसे बोलते हैं दाहिना पक्ष। यहां तक तो बात समझ में आती है। अब जब भी कोई रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया होगी तो अवस्था में भी परिवर्तन होगा। किसमें, अवस्था में परिवर्तन। दूसरा भाई उसके रंग में भी परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। तीसरा तापमान में परिवर्तन, और चौथा है गैसों का उत्सर्जन। ये रासायनिक अभिक्रिया के समय चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन जो परीक्षा में पूछा जा रहा है बात हमारी उसकी होनी है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं ये अभी हमने समझा कि वही जब अभिकारक क्रिया करते हैं उसके बाद जो उत्पाद मिलता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को अभी समीकरण के द्वारा बताया गया। अब यहाँ प्रकार देखते हैं। तो पहले नंबर पर आता है संयोजन अभिक्रिया। अब ये शब्द है संयोजन।
इसी से पता चल जाता है कि संयोजन का मतलब क्या है, जोड़ना। सीधा सीधा मतलब तो यही है, संयोजन का मतलब क्या है, जोड़ना। जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। लाइन क्या लिखी हुई है, दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके मतलब जुड़ के क्रिया करने के बाद एकल उत्पाद, एकल मतलब एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ऐसी जो अभिक्रिया होगी भाई उसको कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। भाई ये तो हो गई एक तरीके से इसकी परिभाषा। पूछा जाए लिख दीजिए। अब उदाहरण देखते हैं। ये संयोजन अभिक्रिया ये तो हमने परिभाषा में समझा, लेकिन भाई अब इसका उदाहरण भी तो देखें। देखते हैं। कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। कार्बन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमको CO2 मिल जाएगा। अब यहाँ परिभाषा में लिखा जब दो या दो से अधिक, तो यहाँ कम से कम दो तो है ही। एक तो क्या है कार्बन और दूसरा क्या है ऑक्सीजन। ये दोनों ने अभिक्रिया की और CO2 बन गया, तो ये एकल उत्पाद हो गया, क्योंकि भाई कार्बन डाइऑक्साइड मिला हमको, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, तो ये एकल उत्पाद है। तो परिभाषा के हिसाब से जो उदाहरण है वो आपकी समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि इतना कठिन नहीं है। हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन से क्रिया करा रहे हैं तो सभी जानते हैं कि क्या मिलेगा हमको, H2O। तो ये क्या मिल गया, जल यानी पानी मिल गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके हमेशा पानी बना है, दुनिया जानती है। अब इस जानने को परीक्षा की दृष्टि से और जान लेते हैं, क्योंकि आपको परीक्षा देनी है 10th क्लास में। तो अगर ये पूछा जाए तो ये परिभाषा और ये उदाहरण। अब ये कार्बन का यहां पर एक परमाणु है, O2 लिखा है, इसका मतलब ऑक्सीजन के दो परमाणु। क्योंकि अभी दिमाग में सवाल आएगा कि भाई ये 2 क्यों लिखा हुआ है, तो इसका आंसर ये है कि यहाँ ऑक्सीजन के दो परमाणु, यहाँ कार्बन का एक परमाणु, और दोनों जब अब क्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। अब शर्त एक ये भी है कि परमाणु जितने अभिकारक की तरफ हैं उतने ही उत्पाद की तरफ होने चाहिए, यह पहली शर्त है। तो देखो यहाँ कार्बन एक था, यहाँ भी एक ही है, यहाँ ऑक्सीजन के दो परमाणु यानी एटम, यहाँ भी दो, कहाँ बदला, कुछ नहीं, बस यहाँ मिल के जुड़ के ये एकल उत्पाद बन गया। अब इस दूसरे को भी देख लेते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये शुरू में 2 लिखा है 2H2, तो 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो गया 4, यहाँ भी यही है 2 दूनी 4। ऑक्सीजन के 2 हैं, 2 का गुणा इस पे करेंगे तो सीधा सीधा ऑक्सीजन के भी 2 हो गए। तो इस तरह से समझें तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है पूरी तरह समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात करते हैं, अगला जो प्रकार है वो कौन सा प्रकार है, इसको भी देखें। दूसरा प्रकार है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी
अवक्रिया। ये जो शब्द है ना, स्टूडेंट तो इन शब्दों को पढ़ के ही हिंदी में, कुछ तो ऐसे हैं ही जो शब्द पढ़ के ही डर जाते हैं। ये ऊष्माक्षेपी क्या है, संयोजन क्या है, वियोजन क्या है, क्योंकि इनके अर्थ नहीं पता ना। तो जब अर्थ ही नहीं पता तो आदमी डर ही जाएगा, देख के ही डर जाएगा। तो वही हालत स्टूडेंट के साथ होती है, क्योंकि 10th क्लास के छोटे स्टूडेंट हैं और उनको शब्द का मतलब नहीं पता है, तो हालत कैसी हो जाएगी, बड़ी दयनीय। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब क्या है, इसको परिभाषा में पहले समझते हैं। जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उससे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। लो जी, ऊष्माक्षेपी का अब बिल्कुल क्लियर हो गया मीनिंग। जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, अरे अभी बताया था अभिकारक और उत्पाद, तो जो भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उत्पाद तो बनेगा ही। तो जो प्रोडक्ट है उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। बस यही बात तो ध्यान रखनी है कि भाई ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है और दूसरा होता है ऊष्मा शोषी, और उसमें क्या है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। बस इतना सा तो फर्क है। खैर, जो इम्पोर्टेंट लगा वो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई ये चीज़ें आप तैयार कर लीजिए। उदाहरण लेते हैं CH4 2O2। ये जो CH4 है ये मीथेन है, और इसका ऑक्सीजन के साथ जैसे ही क्रिया कराएंगे तो CO2 बनेगा और 2H2O, और फिर भाई इसमें ऊर्जा भी मुक्त होगी। मीथेन का ऑक्सीजन के साथ क्रिया जब कराते हैं तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और पानी बनता है यानी जल, और ऊर्जा भी मुक्त होती है। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का क्या हुआ, उदाहरण। एक दूसरा उदाहरण और लेते हैं C6H12 C6H12O6 प्लस 6O2 इज इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस ऊर्जा। लो जी, ऊर्जा मुक्त हो गई। ये किसका सूत्र है, ग्लूकोज का। ग्लूकोज की जब क्रिया ऑक्सीजन के साथ हो ही रही है, सामने लिखा हुआ है, तो हमको CO2 मिल रहा है और H2O मिल रहा है। वो एक बात अलग है कि इस अभिक्रिया में आप देख रहे हैं कि परमाणुओं की संख्या अलग अलग है, तो वो अगर दोनों तरफ बैलेंस करना, अगर अभी तो हम नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे कि अभिक्रिया को कैसे बैलेंस करते हैं, जो रासायनिक समीकरण हैं उनमें। तो यहाँ पर कार्बन के जितने एटम हैं 6 हैं, मान लो यहाँ पर देख लीजिए पूरे हैं 6CO2, तो 6 का मल्टीप्लाई इसमें 1, यहाँ पर एक छिपा हुआ है और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। 1 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 6 ही आएगा। तो परमाणु दोनों तरफ बराबर ही होंगे, ये भी बात क्लियर है। यहाँ से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, दो अभिक्रिया के बारे में चर्चा हुई, एक तो संयोजन और ऊष्माक्षेपी। उदाहरण भी देखा, अब इसको भी आप तैयार करिए। आगे चलते हैं तीसरे नंबर पर वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, अवियोजन का मतलब है टूटना,
टूटना, अपघटन, एक ही बात है। अब इसको भी परिभाषा में समझें। इस अवक्रिया में एकल अविकर्मक, यानी जो क्रिया में भाग लेते हैं रासायनिक अवक्रिया में, वो अविकारक कहलाते हैं। तो कह रहा है इस अवक्रिया में एकल अविकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। वियोजन अवक्रिया कहलाती है। कौन सी कहलाती है? वियोजन अवक्रिया। एकल अविकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। ये तो रही परिभाषा, यानी एक टूटेगा और छोटे छोटे उत्पाद मिलेंगे। उदाहरण देखते हैं, तब बिल्कुल पूरी तरह समझ में आ जाएगा। CaCO3, ये किसका सूत्र है? चूना, पत्थर। ऊष्मा देंगे फिर ये टूटेगा, CaO+CO2। ये क्या है? CaO, बुझा हुआ चूना। अब परिभाषा को पुनः देखते हैं। देखिए, एकल अविकर्मक, ये शब्द पर जरूर ध्यान दीजिए। एकल अविकर्मक, तो ये रहा एकल अविकर्मक CaCO3 चूना पत्थर, ये टूटा, CaO और CO2 दो उत्पाद, तो वही तो कह रहा है छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, उसे वियोजन अवक्रिया कहते हैं। समझ में आ गई? आराम से याद भी हो जाएगी, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है भाई। दूसरा उदाहरण अगर लिया जाए, 2AgCl + Cl2, ये AgCl को क्या पढ़ेंगे? सिल्वर क्लोराइड। अब ये टूटा और यहाँ सूर्य का प्रकाश, तो जब ये टूटेगा तो किस में बन गया? Ag में और Cl क्लोरीन में। सिल्वर मिल गया, क्लोरीन मिल गया, दोनों उत्पाद। दोनों एग्जाम्पल बड़े आराम से याद किए जा सकते हैं। परीक्षा में पूछा जाए तो भाई ये लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वियोजन अवक्रिया के बाद विस्थापन अवक्रिया। कौन सी है ये? विस्थापन। अब विस्थापन का मतलब ये एक जगह से हटना, यही मतलब हुआ। शब्दों का अर्थ पता है तो आधी बात तो वैसे ही समझ में आ जाती है। आज शब्द का मतलब ही नहीं पता तो फिर मुश्किल होता है। चलिए भाई, विस्थापन अवक्रिया की परिभाषा क्या है इसको देखते हैं। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तब उसे विस्थापित अवक्रिया कहते हैं। लो भाई, हो गई परिभाषा। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है
तो उसे विस्थापित अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण से समझेंगे, वैसे तो समझ में आने वाला है नहीं। Zn जिंक प्लस CuSO4, इसका जब अपक्रिया हुई तो ZnSO4 प्लस Cu, यानी कॉपर सल्फेट ये है, जिंक ये है, और दोनों के साथ जब अपक्रिया हो रही है, यानी दोनों अभिकारक हैं, कॉपर सल्फेट है या जिंक है, तो हो क्या रहा है इसमें आप देख रहे हैं कि Zn यहाँ पर बिल्कुल अकेला शांत बैठा हुआ था, लेकिन जैसे ही अपक्रिया हुई और ये जुड़ गया आके सल्फेट इससे, तो विस्थापित कहाँ से हुआ? कॉपर से हुआ। कौन हुआ? SO4। ये इसके साथ दोस्ती कर बैठा क्योंकि विस्थापित यहां से हुआ। तो ऐसी अगर अभिक्रिया आपको देखने को मिल रही है तो दिमाग में डाल लो, विस्थापन अभिक्रिया है, कॉपर बेचारा अकेला रह गया। तो दोनों अभिकारक क्रिया करने के बाद जो उत्पाद हमको मिला वो Zn सल्फेट यानी ZnSO4 जिंक सल्फेट और ये कॉपर। यहाँ तक बात क्लियर हो जाती है, हो ही जाती है कि विस्थापन का क्या मतलब है। अगला इसका नाम है कॉपर सल्फेट, और भाई ये जो बैठा हुआ है इसका नाम क्या है? जिंक सल्फेट। ठीक है भाई, विस्थापन अभिक्रिया पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अब अगला देखते हैं, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। अब ये द्वि शब्द का मतलब तो दो से ही है, अरे विस्थापन से पहले उसने द्वि बोल दिया, तो द्वि का मतलब क्या है? दो। अब इसकी परिभाषा क्या हुई? वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान का क्या मतलब है भाई? एक ने दिया बदले में उसको भी मिल गया, तो यही आदान प्रदान है, लेना और देना, आदान प्रदान। अब इसका उदाहरण समझें तभी तो क्लियर होगा। Na2SO4 प्लस BaCl2, और इन दोनों की अभिक्रिया के बाद BaSO4 प्लस 2 NaCl, इसका नाम क्या है भाई? सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। और BaCl2 क्या है? बैरियम क्लोराइड। अब यहां क्या हो रहा है? सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड जब अभिक्रिया करेंगे तो उत्पाद में क्या मिला? बैरियम के साथ कौन आ गया? SO4 ऋण आयन, और Ba ये प्लस है, धनायन। तो प्लस और माइनस यहां मिल गया, आयनों का आदान प्रदान ये बोल रहा है। और यहां सोडियम क्लोराइड बना NaCl, सोडियम प्लस और क्लोराइड माइनस। तो यहां पर द्विविस्थापन का मतलब है दो हुए विस्थापित, SO4 यहां से और क्लोरीन यहां से।
SO4 की दोस्ती हो गई बेरियम से सल्फेट की, और भाई जो सोडियम था इसकी दोस्ती हो गई क्लोरीन से। तो आदान प्रदान हो गया नहीं हो गया, एक के साथ दूसरा, और जो दूसरा था वो पहले के साथ जुड़ गया, द्विविस्थापन अपक्रिया हो गई। इसको भी आप तैयार करिए, क्योंकि परीक्षा में पता नहीं क्या पूछा जाए। तो एक स्टूडेंट पूरे चैप्टर में जो जो है सिलेबस में वो सब पढ़े। अब कहें जी ज़्यादा, कोई ज़्यादा नहीं है, सिलेबस बहुत कठिन नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा है। बस मूड बना होना चाहिए, मन में इच्छा होनी चाहिए कि मुझे सीखना है, तब सब सारा। कितनी दूरी लंबी यात्राएं आदमी कर लेता है, बस इरादा पक्का होना चाहिए, हो जाएगा आपका भी। अब अगला उपचयन। उपचयन अवक्रिया ये क्या है, इसको भी समझें। अवक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं उसका उपचयन हुआ। और एक होता है अपचयन, ऐसा भी समझो। जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है तो कहते हैं उसका अपचयन हुआ। अब दो बातें हैं, एक तो उपचयन समझ रहे हैं क्या होता है, एक अपचयन समझ रहे हैं क्या होता है। किसी भी अभिक्रिया में जब पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए, समझ जाओ उपचयन हुआ है उसका। और जहाँ ऑक्सीजन की कमी हो, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो, वहाँ समझ लो अपचयन हुआ है। अब एक उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण से बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। जैसे CuO प्लस H2 इसको अगर ताप दिया जाए तो कॉपर अलग और पानी अलग। ये कॉपर ऑक्साइड हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, दोनों के साथ क्रिया हुई और मिल गया हमको ये। अब किसके साथ क्या घटना घट रही है ये बात देखो। इसके साथ ऑक्सीजन थी, अब यहाँ बेचारा रह गया बिना ऑक्सीजन के, है ही नहीं। तो क्या हुआ, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी, लो जी इसके साथ तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है ना, तो क्या हुआ, ये अपचयन हो गया। यहाँ पर लिख दो इसके साथ अपचयन, आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हुआ क्या, ये था हाइड्रोजन, ये पहुंचा, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। तब जब इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो अभी कहाँ पड़े थे भैया, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, क्या होती है, वृद्धि। लो यह हाइड्रोजन अकेला बैठा हुआ था, इसके साथ जुड़ गया ऑक्सीजन और अब वृद्धि हो गई ना, वो तो अकेला था और उसके साथ ऑक्सीजन आ गया, उसने एंट्री मार दी कि भैया हम तुम्हारे साथ हैं। तो साथ हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर साथ हो तो तुम क्या कहलाओगे भैया, उपचयन। और अगर छोड़ के भाग रहे हो मैदान तो क्या कहलाओगे, अपचयन। तो वही स्थिति है, तो छोड़ के भाग गया यहाँ से ऑक्सीजन, कॉपर रह गया अकेला देखता हुआ, और यहाँ हाइड्रोजन बैठा था अकेला, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया आगे। बेहद आसान है, ऑक्सीजन जुड़ जाए सीधा सीधा उपचयन, ऑक्सीजन भाग जाए छोड़ के
तो क्या हो गया जी, अपचयन, याद हो गया। और यही याद करना है, दिमाग में डालना। अरे एक तरीका कोई भी हो, सीखने का माध्यम कोई भी हो, तो मूल तत्व थोड़ी बदल जाएगा। चलिए भाई यहां तक समझे। अब आगे एक शब्द आता है संचारण। क्या शब्द है? संचारण। ये क्या होता है? आप मार्केट से लोहे की कोई चमचमाती हुई चीज ले आओ घर पे, और कुछ दिन बाद हुआ क्या, ऐसी रखी रहने दो, बिल्कुल रख दो उसको, उसके साथ किसी भी तरह का कोई छिड़कानी ना हो, वो लोहे की वस्तु रख दीजिए, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी। कुछ दिन क्या देखेंगे आप, कुछ दिन बाद, कि उस पर हल्की लाल रंग की परत चढ़ती चली जाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे, जंग लगी भाई अब इस पर। तो ये जंग लगती है क्यों? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर यानी हवा की कांटेक्ट में रहा, तो वहाँ नमी भी है एयर में, इस वजह से उस पर जंग लगना शुरू हुई। अब हवा पानी इनसे अगर दूर रखो तो फिर क्या परिवर्तन होगा? कुछ नहीं। यही तो परिवर्तन करते हैं, जिम्मेदार भी तो यही है। तो ये, अब मान लीजिए दूसरी बात, चांदी। काली परत, चांदी के साथ क्या होता है, उस पर भी काली परत चढ़ जाती है अगर यूं ही रख दी जाए तो। और तांवा, इस पर हरी परत चढ़ जाती है। अब ये दोनों बातें हमको क्या सिखा रही हैं? ये सिखा रही हैं, एक तो हुआ आर्द्रता, दूसरा हुआ अम्ल, ठीक है, यानी नमी। अगर आसपास आर्द्रता है या कोई अम्ल है, इसके संपर्क में अगर ये आ गए तो इनकी हालत यही होनी है, चांदी पर काली परत और तांबे पर हरी परत चढ़ जानी है। और इसको क्या कहते हैं भाई? तब घटना जो घटेगी उसके लिए जो एक शब्द लिया है वो क्या है? संचारित। ये हो गए संचारित। और इस पूरे प्रक्रम को क्या कहेंगे? संचारण। अब बात समझ में आ गई। संचारण क्या है कि जब चांदी या तांबा के संपर्क में, आसपास में आर्द्रता या अम्ल के जब संपर्क में आते हैं तो उन पर ये परत चढ़ जाती है, तो कह देंगे कि ये चांदी या तांबा संचारित हुआ, और उस पूरी प्रक्रिया का संचारण कहते हैं। अब यही बात आप अपने शब्दों में लिख दें, नंबर मिल जाएंगे। दूसरा शब्द है विकृत गंधिता। ये बुक में ही है, विकृत गंधिता। अब इस शब्द को देखें, यहां पर तोड़ के देखें। विकृत माने क्या होता है? जो अपने मूल स्वरूप में ना हो, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, तो विकृत होगी स्थिति। और गंधिता, गंध, कोई भी पदार्थ की जो ओरिजिनल फॉर्म है, मूल तत्व, उसकी जो गंध है उसमें परिवर्तन अगर हो जाए तो इसको कहेंगे क्या? विकृत गंधिता। अब इसको थोड़ा और समझते हैं। वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे
समय तक रखा जाता है तब उसका स्वाद एवं गंध बदल जाती है। अरे विकृत का मतलब यही है, जैसा पहले था वैसा नहीं है तो बदल गया। वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी जाए तो क्या होगा भाई, उसका स्वाद और गंध दोनों बदल जाएंगे। और ये तो आपने भी देखा होगा, इतना तो ये अनुभव हर एक व्यक्ति ने किया होगा, है कोई बड़ी बात नहीं। होता क्या है कि इसको बनाए रखने के लिए जैसे मार्केट में छोटे छोटे पैकेट आते हैं चिप्स वगैरह, तो उसमें क्या डाल देते हैं जी, नाइट्रोजन। गैस, तो ये लंबे समय तक चल जाते हैं, अन्यथा की स्थिति में ये सब खराब हो जाएंगे। पर इसकी भी एक सीमा है, ये थोड़े कि मतलब 100 साल तक चलते रहेंगे, बिल्कुल नहीं, कुछ समय बढ़ा देते हैं, हमेशा के लिए नहीं। तो परीक्षा में जो पूछा जाएगा, बात हो रही है यूपी बोर्ड 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की, तो ये तो रहे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिनको समझना बेहद जरूरी था। इसका दूसरा भाग अगली क्लास में लेंगे, जिसमें समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे और सीखेंगे उस चैप्टर की एक्सरसाइज, यानी उसमें जो अभ्यास प्रश्न दिए हैं उनके आंसर। तो कहने का मतलब एक चैप्टर 2 क्लास में ख़त्म कराएंगे। तो आज की क्लास वही यहीं तक, मिलते हैं फिर इसके सेकंड पार्ट के साथ। तब तक यूँ जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।